हेलो एंड वेलकम टू बेटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज वेक्टर की दुनिया के शो पे आपका स्वागत है। और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है इस वक्त, जो आज हम कवर करने वाले हैं, वो ये कि इंडियन एक्सचेंजेस की कंडीशन क्या है। और इंडियन एक्सचेंजेस की ये जो कंडीशन है, इसको कॉइन डीसीएक्स के एक आर्टिकल ने बहुत डिटेल में कवर किया है। और इसके अंदर ये कॉइन बताया गया है डेस्क। कि कॉइन डेस्क के आर्टिकल ने, सॉरी, तो कॉइन डेस्क के आर्टिकल ने ये कवर करने की कोशिश करी कि एक्चुअल में रनवे कितना है। रनवे को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि रनवे का मतलब है कि कितने महीने का कैश अवेलेबल है अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को बेयर करने का। क्लियर हो गया? मतलब अगर मेरे को तनख्वाहें देनी है, रेंट देना है, और मेरे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, मतलब चाहे मेरा इनकम हो या मेरी इनकम ना हो, अगर किसी कंपनी का रनवे, जब हम कहते हैं रनवे कितना है, तो मतलब वो उसके पास कितने पैसे इन कैश पड़े हैं अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। उसमें इंटरेस्ट भी होता है, देनदारी की इंटरेस्ट पेमेंट्स, ईएमआईज, लोगों की सैलरी, रेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसको हम रनवे कहते हैं। अब उसमें ये फिगर आउट करने की कोशिश करी कॉइन डेस्क के आर्टिकल ने कि कौन सी इंडियन एक्सचेंज का कितना रनवे है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सपोज करिए आपका किस एक्सचेंज पे आपका अकाउंट है, उसकी फाइनेंशियल जानकारी, आपको एक रनवे की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा उस एक्सचेंज पे लगा हुआ है। अब आपको ये तो आपका हक बनता है ना, ये जानना कि आपके उस एक्सचेंज पे उसका रनवे कितना है। तो थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आपकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो प्रणव, लेट्स बिगिन विद दिस आर्टिकल आई थिंक। बिल्कुल। बहुत ही बहुत दिनों से बहुत सारी बातें चल रही हैं, स्पेकुलेशन चल रही है डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस को लेके। और मैं खुद भी अगर जनरल ओवरव्यू देखूं तो आपने भी देखा होगा काशिफ भाई कि सारे के सारे एक्सचेंजेस डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज सेपरेट फ्रॉम क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन जनरल। सो ये अपने आप में ही एक चीज है। कोई पब्लिक डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं था कितना रनवे है डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस के पास उसको लेके। और उसके ऊपर से वी कुड सी सम न्यूज़ेस कमिंग आउट ऑफ एक्सचेंजेस इन जनरल की ट्रेडिंग जो वॉल्यूम है वो 70-80% तक डाउन हो गई है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंसाइट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दीज क्रिप्टो एक्सचेंजेस और उनके क्या टेम्परामेंट से क्या टेम्परेचर है। और अगर कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बंद होती है तो लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। कैसे हाउ शुड दे रिएक्ट इफ दे हैव मनी इन अ पर्टिकुलर क्रिप्टो एक्सचेंज जो शायद अंडर द वाटर लग रही है, तो कैसे क्या देखना चाहिए उसको पूरी तरह से कवर करेंगे। सो या वी कैन डेफिनेटली वी कैन ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम आई कहाँ से वो तो हम सबको पता है, पर उससे चालू करते हैं। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट एक्सचेंज जहाँ पे रनवे की सबसे बात पहले तो आई है। ये जो पूरी प्रॉब्लम है ना वो आई है आफ्टर 30% जो टैक्स आया था और जो 1% हम्म। जीएसटी वाली प्रॉब्लम हुई थी उसके कारण दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टार्टेड अकरिंग। क्योंकि लोगों को लगा यार कि अगर मैं इंडियन एक्सचेंज पे जाऊंगा वहां पे इतना ट्रेड करूंगा तो मेरे को 30% जो प्रॉफिट है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा और जो लॉस है उसको भी मैं स्क्वेयर ऑफ नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए टैक्स में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। और मेरे अधिकतर जितने सीए थे उन सबको यही बोलते सुना कि आप क्रिप्टो करेंसी की जो भी ट्रेडिंग है, अगर आपकी हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग है तो वो इंडिया में मत करो। आप अपनी एंटिटी सेट करो दुबई में, वहां जाओ, वहां पे अच्छे से ट्रेड करो एंड यू कैन कम हियर, वरना 30% गैम्बलिंग देना पड़ेगा आपको। सिमिलर टू दैट कि अगर आप एक बहुत अच्छे अगर आप एक बहुत अच्छे गैम्बलर हो तो यहाँ पे आप पोकर मत खेलो इंडिया में, उसका बहुत बड़ा टैक्स है। आप लास वेगस में जाओ, नवाडा में जाओ, यहाँ पे बहुत मिनिमम टैक्स है। सो दैट यू कैन हैव योर वेल्थ कलेक्टेड ओवर देयर। सो इन अ वे यहाँ की जो कसिनोज हैं यानी यहाँ के जो एक्सचेंजेस हैं वो लॉस सेट ऑफ करने लग गए और उसी से सारी ये प्रॉब्लम चालू हुई। एंड आई थिंक इट हैज बीन 1.5 और मोर देन दैट टाइम जिसके बाद एक्सचेंजेस को अभी कोई भी एक्सचेंज अभी अनलाइक कॉइनबेस इन यूएस कोई अभी पब्लिक नहीं है। बट आप देख सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट नुआंसेस दीज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैव टू फेस। उनकी जो अर्निंग्स है वो पब्लिक नहीं होती। कॉइनबेस उनको ऑल्दो करनी चाहिए पर उनकी अर्निंग्स पब्लिक नहीं होती एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड का रनवे कितना है, क्या चीजें बची हैं एंड हाउ थिंग्स कैन गो। सो द फर्स्ट वन इज कॉइन डीसीएक्स। काशिफ। कॉइन डीसीएक्स की कंडीशन आपके हिसाब से, मेरे ख्याल से जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनमें सबसे जो बेहतर कंडीशन जो लग रही है, बेहतर इन द सेंस, मैंने ऐसे बेहतर
तो कोई अकेला ये यार्डस्टिक नहीं है उनकी कंडीशन को बताने के लिए। बट उन्होंने ना काफ़ी राउंड ऑफ फंडिंग करी थी। तो उनका एक जो सबसे लास्ट राउंड जो था वो था सीरीज़ डी फंडिंग। तो सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी, सीरीज़ डी। सीरीज़ डी जो था वो 135 मिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने रेज़ किया, राइट? और इनका ये कहना है नीरज खंडेलवाल का, जो इसके को-फाउंडर हैं कॉइनडीसीएस के, कि उनका जो रनवे वो 4 साल का है। उन्होंने उस आर्टिकल के अंदर भी ये कंफर्म किया है कि वी हैव अ रनवे ऑफ 4 ईयर। रनवे का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर उनके जो एक्सपेंसेस है उनको मीट आउट करने के लिए, चाहे इनकम उनकी ज़ीरो हो, उनके पास इतने पैसे पड़े हैं कि वो 4 साल तक के अपने खर्चे मीट आउट कर सकते हैं। और अभी इन्होंने रिसेंटली ऑक्टो वॉलेट भी लॉन्च किया है। और जहाँ पे ये डीफाई के अंदर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। 6.5 बिलियन डीफाई कस्टमर हैं इनके हिसाब से, जिनको ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा कॉइनडीसीएक्स का ये कहना है कि 4 साल के अंदर कहीं न कहीं दे आर वेरी होपफुल कि समथिंग विल वर्क आउट। एक तो बुल रन के ऊपर बुल रन वापस आ जाएगा, एंड आल्सो देयर आर आल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव स्टेप्स व्हिच दे एक्सपेक्ट कि इन फ्यूचर ये 4 साल के बहुत बड़ा लंबा अंतराल है, इसलिए उनका रनवे जो है उनके पास डिसेंट रनवे है, एंड दे आर रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस। राइट। तो एक तरह से अगर आप जैसा काशिफ भाई बता रहे थे कि उनने सीरीज डी फंडिंग उठाई थी 135 मिलियन डॉलर की एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2 बिलियन डॉलर्स। सो अपने आप में वो, एंड दैट केम आफ्टर, दैट्स लाइक द मोस्ट रीसेंट क्रिप्टो एक्सचेंज फंडिंग जो किसी इंडियन कंपनी ने उठाई थी। सो दे आर प्रिटी स्टेबल इन दोज सेंसेस। अगर किसी को सेविंग या एक्सचेंज करनी थी वो काफी कॉइनडीसीएक्स को प्रेफर और यूज करता है। बट स्टिल अगर आप देखो तो उनकी जो मेन रेवेन्यू मेकिंग प्रोडक्ट है एक्सचेंज, जिससे फ्यूचर्स में पैसे आते थे या जैसे भी लोग ट्रेड करके पैसे लेते थे, उसका जो वॉल्यूम है, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ यूजर्स माइट बी स्टेबल, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, बट द वॉल्यूम, अगर आप 100 रुपए ट्रेड करते हो कोई एक्सचेंज के ऊपर तो एक्सचेंज को 10 रुपए मिलते हैं। अगर आप 10,000 करते हो तो उसको 100 रुपए मिलते हैं, राइट? सो द वॉल्यूम इज द वन जो बहुत बड़ा यार्डस्टिक होता है किसी भी एक्सचेंज की रेवेन्यू के लिए। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो बड़े वॉल्यूम वाले लोग हैं वो शायद इंडियन एक्सचेंजेस से बाहर होते हुए हमको दिख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो सी अ बिग प्लंज इन द volume of CoinDCX because of the regulation that existed, and because of that they are suffering, of course they are suffering a kind of loss जो होना ही था। बट स्टिल दे आर, बट स्टिल लाइक दो चीजें, सबसे पहली बात तो है कि CoinDCX बहुत क्लोजली काम करता है पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर्स के साथ। सो आई थिंक दे आर लाइक दे माइट बी इन अ गुड सेंसेस इन दोज वेज। सो दे आर वेरी होपफुल कि क्योंकि उनके पास 135 मिलियन डॉलर है, 4 साल का रेवेन्यू, एंड ऑफ कोर्स दे माइट बी शेडिंग सम ऑफ देयर एडवर्टाइजिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट, तो उसके कारण they are pretty bullish कि 4 साल में some good news might come and occur in those senses। एक वो बात है। और दूसरी, and the most important part is they are venturing outside exchange business, यानी वो एक वॉलेट बना रहे हैं जो कि इंडिया सेंट्रिक नहीं है, इंडियन ओरिएंटेड नहीं है। इट इज रादर अ डीफाई वॉलेट फॉर मोबाइल, जो कि जिसका नाम ऑक्टो है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है। सो वो भी अल्टरनेट मोड्स ऑफ रेवेन्यू ढूंढ रहे हैं, उसमें से एक ऑक्टो है। सो दे आर प्रीटी बुलिश कि अभी जब तक एक्सचेंज का प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही हम अच्छा खासा लॉस कर रहे हैं, तो ये जो अल्टरनेट रेवेन्यू मॉडल है हमारा ऑक्टो के साथ जो हमने अभी लॉन्च किया है, वो बहुत उनको प्रॉफिट देगा, एंड आई थिंक दैट माइट वर्क आउट। बट स्टिल द अमाउंट ऑफ फंडिंग दे हैव इज गुड इनफ। हाउएवर द बैड साइन दैट माइट बी इज कि उनका जो मेजर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था एक्सचेंज, उसके अंदर काफी उनको लॉसेस देखने पड़ रहे हैं। But still, everybody is hopeful on those senses. Second है WazirX, काशिफ। वजीरेक्स का हम सबको पता है कि इश्यूज काफ़ी रहे बायनांस के साथ, और इंडिया की एक बार को सबसे बिगेस्ट एक्सचेंज थी। आज भी इन लोगों का क्लेम है कि 15 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। रजिस्टर्ड यूजर और एक्टिव यूजर्स में फ़र्क होता है। रजिस्टर्ड यूजर ऑल टाइम हाई जो इनका यूजर बेस गया वो 15 मिलियन यूजर बेस गया। और इनका इशू क्या है हम सब जानते हैं कि जब से बायनांस और वजीरेक्स का इशू हुआ, बायनांस ने वजीरेक्स को टेक ओवर किया था, लेकिन बाद में उसने डिनाई कर दिया।
वजीरेक्स के जो फाउंडर है उनका फोकस जो है वो शार्डियम पे चला गया, उसके सारे फाउंडर्स निकल गए, अपने अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। निश्चल और सिद्धार्थ थे, निश्चल अपना शार्डियम कर रहा है, सिद्धार्थ अपना गेमिंग का प्रोजेक्ट कर रहा है। अब वहां पे जो है लिटरली एक मैनेजमेंट है जो कि इसे रन कर रही है, शो को ऑपरेट कर रही है। लेकिन क्लियर है कि उन्होंने कहीं पे भी एक्सपेंशन के प्लान ड्रॉप कर दिए हैं। एक एक इस आर्टिकल के थ्रू अगर हम जाएं तो 21 मंथ्स का सिर्फ एक रनवे बचा है, विच इज क्लोज टू 2 इयर्स। अगर हम कॉइन डीसीएक्स से कंपेयर करें तो कॉइन डीसीएक्स ने बोला 4 इयर्स, वजीरेक्स बोल रहा है 2 इयर्स। 2 इयर्स के में भी उनका ये कहना है कि वो नेगोशिएट कर रहे हैं जितने भी वेंडर्स हैं उनसे डील्स को सस्ता करने के लिए, अपने खर्चे कम कर रहे हैं, 40% एम्प्लॉयज निकाल दिए हैं और उनका गोइंग फॉरवर्ड भी कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं है। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कॉइन डीसीएक्स के अंदर फाउंडर्स एक्टिव हैं और उनके बात करने से लग रहा है कि वो दे आर अपबीट अबाउट द इंडस्ट्री। वजीरेक्स थोड़ा सा पेसिमिस्ट लग रहे हैं कि अब व्हेन दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, बिकॉज द ओनली होप राइट नाउ विच दे आर सीइंग कि हार्विंग आने वाली है और हार्विंग के बाद बुल रन आएगा और बुल रन के अंदर कंडीशंस माइट इम्प्रूव। ये है इनका वजीरेक्स का। राइट। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वजीरेक्स के साथ है वो ये है कि जो एक तो मतलब पता है कॉइन डीसीएक्स का अगर आप ये आर्टिकल कॉइन डेस्क का अगर आप ये आर्टिकल पढ़ो तो यू विल बी लाइक यू विल बी आल्सो एस्टोनिश्ड टू सी कि कोई उनके पास स्पोक्स पर्सन ही नहीं है जो इसके बारे में बात करे। एक सीनियर मैनेजर जिस विदाउट लाइक नेमिंग हिमसेल्फ उसने बताया कि वजीरेक्स की क्या हालत चल रही है हाँ जी। and what are the things that are happening in that particular bit. So वो अपने आप में एक concerning मॉड्यूल है उस वजीरेक्स के अंदर, बट स्टिल वो सबसे पुराना एक्सचेंज है। वजीरेक्स सबसे पुराना एक्सचेंज है जो एग्जिस्ट करता है एंड दैट्स वाई उसके पास अभी तक 21 मंथ्स का एक तरह से प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया था प्रीवियस जगह से वो बचा हुआ है। सबसे बड़ा कंसर्न उनका ये है कि उनके रेगुलेशन में बहुत पैसे लगते हैं। उनको जो अभी बाइनेंस के साथ जो इशू है जिसके कारण लाइक दे आर अंडर लॉ सूट एंड स्टफ लाइक दैट, तो उनके ये लीगल एक्सपेंसेस थोड़े बहुत है जो एग्जिस्ट करते हैं। प्लस नॉर्मली यू वुड नॉट सी वजीरेक्स से कोई भी अपडेट या कोई भी एक्सपेंशन जो दिख रहा है एंड दैट मेक्स द एक्सचेंज इन इटसेल्फ थोड़ा बहुत लाइक गोइंग डाउन। मेरा ये मानना है कि वजीरेक्स के जो अधिकतर लोग हैं जो उनकी मैनेजमेंट इन जनरल है वो इस प्रोजेक्ट को एक तरह से सेट ऑफ ही करना चाहती है, गिवन ऑल द रेगुलेटरी बर्डन इट हैज, गिवन ऑल द लीगल इश्यूज इट हैज, एंड देयर इज अ गुड चांस कि वो शायद इसको कंटिन्यू ना करें क्योंकि हमको उसका ऐसा भी नहीं है कि जैसे कोई और पर्टिकुलर एक्सचेंज है जैसे जेपे उसके अंदर कोई सीईओ था उसके बाद कोई और बना, सो द एक्सचेंज केप्ट ऑन रनिंग एंड इट्स स्टिल रनिंग डिस्पाइट ऑल द इश्यूज। तो यहाँ पे कोई नया वजीरेक्स का सीईओ भी नहीं बना है, कोई उनका तरफ से अनाउंसमेंट भी नहीं आया है। सो आई डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन इन वजीरेक्स। आई होप वजीरेक्स अपने आप में एक नया एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाए, एक काउंसिल बनाए, एक पैनल बनाए और उसके बारे में वो खुद ही आप लोगों को इन्फॉर्म करे थ्रू ट्विटर एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, बट फॉर नाउ इट डज नॉट सीम टू हैव हैपेंड। और उसके मेरे ख्याल से जो दो रीजन है मोटे मोटे वो ये है कि एक लीगल रिस्क है जो एग्जिस्ट करती है और एक कंप्लायंस इशू है जो पुराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो हो सकता है क्योंकि बहुत पुरानी एक्सचेंज है वजीरेक्स। आपको क्या लगता है काशिफ भाई, अगर वजीरेक्स गिवन द करंट सिनेरियोज अगर बंद होती है तो लोगों के फंड्स के साथ क्या होगा जो वजीरेक्स में रखे होंगे पुराने? आई डोंट नो, क्योंकि एक एक्सचेंज के ऊपर पैसा रखना, अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, हम पढ़ते नहीं ना। आप देखते हो कि जब आप साइन करते हो ना, जब आप किसी एप्लीकेशन पे आप एंट्री लेते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो हम कोई भी नहीं पढ़ता, हम लोन लेते हैं, हम साइन कर देते हैं। अगर आप उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि लीगली मेरा जहां तक मेरी नॉलेज कहती है कि जब आप किसी एक्सचेंज पे अपना क्रिप्टो भेजते हो तो लीगली स्पीकिंग, और उनकी टीएनसी में होता है, आप अपना राइट खो देते हो। वो क्रिप्टो उनका हो जाता है एक तरीके से। वो क्रिप्टो उनकी कस्टडी में होता है, और अगर वहां से उनके को खो जाता है या कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या एक्सचेंज कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, तो वो क्रिप्टो
आपका क्लेम नहीं होता है उस पे। सेल्सियस के केस में यही था, जहाँ तक आप सबको पता होगा, सेल्सियस के केस में यही था कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियर लिखा था कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो क्रिप्टो आपका राइट नहीं रहेगा उस पे। सिमिलरली आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी चाहिए। ये मैंने जब इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री ली थी, तो सबसे पहले मैंने तब ये बात करी थी, क्रिप्टो कानून में भी हम ये बोलते थे कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। आप मेटामास्क की टर्म्स एंड कंडीशंस तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो। पीछे मेटामास्क का आपने 4.3 क्लॉज उसका पढ़ के पूरी दुनिया में बता दिया कि मेटामास्क जो है अ, उसके सारे आपने क्लॉजेस आपने निकाल के रख दिए, ठीक है। लेकिन आप एक्सचेंज के नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए आपको। आपको सुन के, पढ़ के, आपको अपने रिस्क का पता लगेगा। अब आप हमारा यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव ना डराना नहीं है कि ये आर्टिकल को कवर करके, क्योंकि हम इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं इस पे। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इंडियन है। इंडियन एक्सचेंजेस पे ही आप लोग भी ट्रेड करते हो, आपके अकाउंट्स है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी एक्सचेंज के हालात क्या है, इसलिए ये चर्चा हो रही है। बिल्कुल। और जो नेक्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज जो काफ़ी नाम में आया था और जिसका अभी भी नाम है काफ़ी, उसका नाम है कॉइन स्विच। कॉइन स्विच के क्या हाल है? कॉइनस्विच कुबेर में ना जो मैनेजमेंट है, वो कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बात अपना रनवे डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये बड़ी एक्सचेंजेस में से अकेली एक्सचेंज है जिसमें से ये नहीं पता लगा कि इनका रनवे कितना है। लेकिन रनवे इनका 2 साल से कम तो नहीं होना चाहिए, मेरी ये गट फीलिंग है। क्यों? क्योंकि ये भी $2 बिलियन की वैल्यूएशन हुई थी। इन्होंने भी अच्छी खासी फंडिंग उठाई है। इशू इनके साथ क्या है, इनकी काफी लंबी चौड़ी टीम है, ठीक है। 600-700 लोगों की, मैंने तो ये भी सुना है कि 700 से ऊपर ही लोग हैं। अब 600-700 लोगों की टीम है, उसको रन करना सिर्फ एक्सचेंज के बलबूते पे मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। इनके साथ एडवांटेज ये है कि इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये पिवट कर रहे हैं क्रिप्टो के अलावा, ये स्टॉक्स में भी जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ। मतलब जैसे ग्रो है, जीरोधाज हैं, ये वैसे वो करने वाले हैं। तो ये अपने आप को ना एक्सपैंड, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और डाइवर्सिफाई करने के बाद अलावा इनकी कॉन्फिडेंट है कि इनके 19 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, ठीक है। और ये अपने फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड और उसमें भी ये एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर सिग्नल है कि क्रिप्टो से तो इनकी दाल नहीं गल रही। अब अगर इनको दाल गलानी है तो इनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल इनका जहाँ तक रनवे की बात है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि इनकी पब्लिक के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये $2 बिलियन की वैल्यूएशन है, यूनिकॉर्न है। तो आई एम होपफुल कि इनके पास मिनिमम 2-3 साल का रनवे तो होगा ही होगा। और प्लस ये इनकी मैनेजमेंट भी स्टेबल है, क्योंकि मैनेजमेंट इज टू फोकस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट। तो आई थिंक दे हैव अ प्रीटी डिसेंट फ्यूचर, नॉट ग्रेट फ्यूचर बट डिसेंट फ्यूचर इन कंपैरिजन टू अदर्स। कॉइन स्विच कुबेर ने जब ये जो लॉ है इंडिया में, जब वो आया था 30% और 1% वाला, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा एक्सचेंज मॉडल को भी अपने पिवट करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने बता दिया कि एक्सचेंज जो है जो हमारा एग्जिस्ट करता है, पर वी वुड रादर वांट टू बी अ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। हम्म। एक तरह से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कॉइन स्विच कुबेर के थ्रू क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। अब अगर आप हम्म। एक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बन रहे हो तो एक्सचेंज को उससे बहुत ज्यादा कोई फायदा होता ही नहीं है अपने हम्म। आप में ही। क्योंकि आप जब एक्सचेंज करते हो, जब आप यूएसडीटी को आईएनआर से एक्सचेंज करते हो, तब जाके जो लिक्विडिटी है कॉइन स्विच की या किसी की भी, वो काम आती है। और थिंग्स स्टार्ट टू रोल इन दोस हम्म। सेंसेस। इनकी यूआई वगैरह काफी अच्छी है अगर आप चाहो तो बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो दैट इज अ हम्म। ग्रेट थिंग। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट यही करती है कि आप कोई अगर इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो तो आपके पास, मतलब अगर आप 3 साल तक कोई क्रिप्टो को होल्ड करके रखते हो, तो एक तो कि वो जो एक्सचेंज है उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है आपको 3 साल तक आपके क्रिप्टो को देने का। दूसरी बात, उसका रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने अगर पैसे रख रखे हैं कॉइन स्विच कुबेर में तो वो उसका कुछ यूज कर सकते हैं। उन्होंने अपना पीओआर भी सबमिट किया था, और ना ही उनको रेवेन्यू मिलता है अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन कॉइन स्विच कुबेर। सो इन जनरल दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट डेफिनेटली ऑकर्ड। और सबसे बड़ी एक और बात जो हमने अभी तक कवर नहीं की थी वो ये थी कि एक तरह से एक शैडो बैन करने की कोशिश की थी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बाय गवर्नमेंट, क्योंकि वो बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे रहे थे क्रिप्टो कंपनीज को। जैसे कि जब कॉइनबेस इंडिया में आया था, तब उनने बोला था कि यार हम यूपीआई से सबको पेमेंट देंगे और किसी को इन्वेस्ट करना है तो यूपीआई के थ्रू कॉइनबेस इन्वेस्ट करने देगा। बट
अगले ही दिन यूपीआई ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को यूपीआई की सर्विस मिलनी अलाउड नहीं होगी। तो कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है सिंपल तरीके से, आप कितना भी इजी यूआई बना दो, अगर उसको नेट बैंकिंग यूज करना पड़े, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करना पड़े विदाउट यूपीआई, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारी नेट बैंकिंग सर्विसेज भी डायरेक्टली नहीं चलती हैं। आपको लाइक यू हैव टू यूज थर्ड पार्टी मिडिलवेयर्स विच इज नॉट इवन पेटीएम। पेटीएम तक अलाउ नहीं करता क्रिप्टो करेंसी को, कोई और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर पेमेंट गेटवे को आपको यूज करके क्रिप्टो करेंसी को लेना पड़ता है। तो अब हाँ नेक्स्ट जी। पे बढ़ते हैं हम, जेप्पे। जेप्पे का क्या सीन है? जेप्पे एक बहुत ही वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था वजीरिक्स के साथ, जो काफी पॉपुलर हुआ था, फेमस भी हुआ था। इनफैक्ट मैंने अपना फर्स्ट जो पैसा है, जो मनी है, वो जेप्पे क्रिप्टो करेंसी वो जेप्पे के थ्रू कमाई थी। तो जेप्पे का क्या हाल है आफ्टर लॉट ऑफ देयर एक्सेक्स एंड एवरीबॉडी बीइंग चेंज्ड? क्या ज़ेप्पे एक पुरानी एक्सचेंज थी, सबसे इंडिया की पहली क्रिप्टो एक्सचेंज थी। और अब वो उसको उस पे लीवरेज नहीं ले पाए क्योंकि ज़ेप्पे ने एग्ज़िट करने का सोच लिया था जब वो आरबीआई का बैन लगा था, राइट? और फिर ज़ेप्पे ने री-एंट्री ली थी, तब तक गेम बदल चुकी थी। अगर शायद ज़ेप्पे इंडिया में रहता, डे 1 से एग्ज़िट ना करता तो गेम कुछ और होता। तो जब ज़ेप्पे वापस आया तो उसके बाद उनका जो रनवे है वो भी उन्होंने डिस्क्लोज़ तो नहीं किया। बट ये है कि ज़ेप्पे सिंगापुर बेस्ड है, ठीक है? एंड इनकी जो इन्होंने रेवेन्यू अपना रनवे तो नहीं बताया, बट इनका मेन ये है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर में कोई इनोवेशन तो नहीं दिखती, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कुछ इनका कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं दिखती कि दे आर पिवटिंग इनटू स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या वो। तो दे आर प्योर क्रिप्टो प्ले कंपनी है, ठीक है? अपने हिसाब से ग्रो कर रही है। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़ेप्पे इज़ स्टिल स्टेबल है, इतने टाइम से ऑपरेट कर रही है। पीछे जो जिसको ज़ेप्पे को भी टेक ओवर भी किया है राहुल ने, जो कि यूएस बेस्ड एंटरप्रेन्योर है। तो उसका मैं ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह देखता रहता हूँ, तो इट्स क्वाइट अपबीट अबाउट द इकोसिस्टम। बट ऑल एंड ऑल, दे इफ दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग देयर रनवे इज नॉट अ गुड साइन। यू नीड टू बी वेरी श्योर, और पब्लिकली बोलने में क्या है? इफ योर रनवे इज फॉर 4 years, बोलो। इफ योर रनवे इज फॉर 2 years, बोलो। व्हेन यू आर नॉट गिविंग अ नंबर ना, कि मेरा रनवे नहीं मैं बताऊंगा, ये अच्छा साइन नहीं है। चलो, बताया कॉइन स्विच, कुबेर ने भी नहीं बताया, कॉइन स्विच ने भी नहीं बताया, लेकिन कॉइन स्विच का ना पब्लिकली ये इन्फॉर्मेशन पता है कि वो $2 बिलियन की वैल्यूएशन उनकी हो गई थी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जेप्पे पे मेरा कोई, मैं बहुत अपबीट नहीं हूँ, बिकॉज नंबर्स आपको हाइड करके कुछ नहीं मिलता है। नंबर्स आप बताओ यार। कॉइनडीसीएक्स की बहुत, कॉइनडेस्क की बहुत रीच है। एक सिग्नल अच्छा नहीं जाता है कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेल कि हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। अगर आप वीक हो तो भी बताओ कि यार ठीक है, लेकिन हमारा प्लान ये है, ठीक है? ये है। राइट, डेफिनेटली। और इन जनरल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में जो एक्सचेंज बनाती है, वो अगर रेवेन्यू अपना नहीं जनरेट कर पाती है यूजर्स से, तो एक बहुत ही एक स्केप्टिक सिचुएशन हो जाती है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फंडिंग पे ही चलना पड़ेगा, आपको इसी बात पे बुलिश होना पड़ेगा कि पॉलिसी वाले अच्छा काम करेंगे। जैसे बायू कॉइन है द नेक्स्ट एक्सचेंज, उन्होंने तो फंड भी नहीं रेस किया था, उन्होंने प्योर रेवेन्यू मॉडल पे बूटस्ट्रैप किया हम्म। था अपने एक्सचेंज को, और वो ग्लोबल कोशिश कर रहे थे ग्लोबली एक्सपैंड करने की। तो अब उनकी ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि रेगुलेशन में प्रॉब्लम है, सो दे विल नॉट बी डूइंग मोस्ट ऑफ देयर थिंग्स इन इंडिया, दे विल रादर बी डूइंग मोस्ट ऑफ देयर थिंग्स इन ग्लोबल टर्म्स, ताकि अगर कोई इंडियन बंदा भी है जिसको दुबई में उसने एंटिटी सेट कर रखी है, उसको बायू कॉइन के बारे में पता है इंडिया के थ्रू, तो बायू कॉइन में दुबई में जाके अपने पैसे डालेगा और उसके ऊपर ट्रेडिंग करेगा। ये उनका इन्वेस्टिंग मॉडल हो चुका है। तो मेरे ख्याल से एक तो पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि कैसे पैसा बाहर जा रहा है, हाउ इज मनी आउटफ्लोइंग बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिसीज दैट दे हैव क्रिएटेड। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो इंडिया में, वो अपने आप में मर रही है, और जो नहीं मर रही है वो बाहर जाके अपने टैक्स हेवंस में जाके अपने एंटिटीज सेट कर रहे हैं, और वहां पे लोगों को एनकरेज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए। कॉइनबेस ने भी ये स्पेसिफिकली बात बोली थी, और बहुत सारे अमेरिकन ने भी ये बात रेस करी थी जब अमेरिका का क्रैकडाउन हुआ था क्रिप्टो पे, कि देयर विल बी अ ऑफशोर मूवमेंट ऑफ मनी एंड एसेट्स आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एंड वी डोंट वांट दैट।
इसीलिए एक्सचेंजेस को आप प्रमोट करो इंडिया में और ऐसे रेगुलेशन लाओ कि ये सब चीजें ना हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्रिप्टो को आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो बाहर नहीं कर सकते, इट इज ट्रेडेड ग्लोबली। तो अगर कोई अच्छा बड़ा ट्रेडर है जिसको काफी प्रॉफिट बनाना आता है, वो इंडिया में क्यों बनाएगा, वो बाहर जाएगा वहां पे ट्रेड करेगा एंड ही विल बी अर्निंग मनी। सो बायू कॉइन ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है कि हमने एक इंडियन फेस के साथ ग्लोबल एक्सपेंशन करेंगे और ग्लोबल टैक्स हेवंस में अपना एक्सचेंज बनाएंगे, जस्ट लाइक बाइनेंस। हम्म। और लास्ट एक गिट गिट गिटस, आपको काफी जियोटस पता होगा। जियोटस जियोटस। जियोटस जियोटस एक ऐसी एक्सचेंज है जिसको मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। इट इज अ वेरी लेसर नोन एक्सचेंज, ठीक है। और आप ये समझो कि कुछ विक्रम सुब्बूराज हैं, ठीक है, और ये मेरे ख्याल से दे ऑपरेट फ्रॉम चेन्नई और बेंगलुरु, बट दे डोंट मेक मच ऑफ अ नॉइज। अपनी स्लो पेस पे दे हैव बीन ग्रोइंग। इनका रनवे भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, और इतना पता है कि इनका एक ऑफिस है, दे डूइंग वेल। जियोटेस के सीईओ से मैं जो सुब्बूराज हैं, विक्रम सुब्बूराज, उनसे कई फोरम्स में मैं मिला हूँ। डोंट नो मच अबाउट देम, बट दे हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लाइक सम टाइम नाउ, ठीक है, एंड विदाउट मेकिंग एनी नॉइज. But obviously, I'm not aware about the runway, so I can't comment much on that. But there are many exchanges like, uh, you know, even Bayou Coin. They tend to operate in a way that they don't make much of a noise and they're into their own zone. ठीक है, अपना काम कर रहे हैं। सो बट या व्हेन आई से कि जब बड़ी एक्सचेंजेस के रनवे की सिचुएशन कुछ खास नहीं है, तो आई एम श्योर कि ये छोटे एक्सचेंजेस का भी रनवे कुछ खास नहीं होगा, अनटिल अनलेस दे कम अप एंड से कि नहीं हमारा रनवे बहुत अच्छा है, या हमारी फंडिंग के ये सोर्स हैं, या हम ऐसा कर रहे हैं। सो या यू नीड टू बी वेरी श्योर बिफोर एंटरिंग इनटू lesser known exchanges. I'm not saying that they are not safe. They might be more safer than the bigger exchanges, but once their details are not in the public domain, their financials are not in the public domain, you really can't comment on that. राइट राइट, सो दिस वाज द होल ओवरव्यू ऑफ ऑल द क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर कॉइन डेस्क ने इसको कवर किया है, तो इसका मतलब ये खुद में है कि रेवेन्यू की एक प्रॉब्लम इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर आ चुकी है, एंड दे हैव टू फिगर आउट डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट एंड Hmm. आल्सो वर्क विद द गवर्नमेंट टू वर्क ऑन इट। उसके बाद हम थोड़ा सा चाइना की तरफ बढ़ते हैं। चाइना में एक बहुत बड़ा अभी चीज हुई थी, उसको काफी लोग बहुत बड़ा बोल रहे हैं, सम पीपल थिंक दैट इट्स नॉट इवन दैट बिग। पर सीसीटीवी, विच इज चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का खुद का जो प्लेटफॉर्म है, दे कवर्ड क्रिप्टो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और एज पर सीजी एंड सम अदर पीपल हु हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन चाइना एंड द चाइनीज इकोसिस्टम, उनके हिसाब से ये बहुत बड़ी कवर है, क्योंकि अधिकतर जो चाइनीज एक्सचेंजेस थी या चाइनीज ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे कि हुओ भी था, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोग डीफाई भी बना रहे थे चाइना के अंदर, तो उसको अभी तक एक बहुत बड़ा पुशबैक मिला था। बट आफ्टर दिस सीसीटीवी कवरेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, एंड सीसीटीवी अगेन इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स लाइक दूरदर्शन इन इंडिया, प्लस वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपना एजेंडा फैलाने के लिए सीसीटीवी का यूज करती है। अगर वो लोगों को अलाउ किया है सीसीटीवी को क्रिप्टो को कवर करने के लिए, दैट इन इटसेल्फ माइट बी अ बिग थिंग। काशिफ, आपकी क्या व्यूज है? सीसीटीवी जो कि चाइना की एक रेगुलेटेड न्यूज है, वो क्रिप्टो को अगर कवर करती है तो चाइना कैसे देख रहा होगा क्रिप्टो को? यार इन्होंने वो क्लिप चलाई थी और उसके बाद वो क्लिप डिलीट कर दी थी, ठीक है। तो क्लिप चलाई थी मतलब कहीं ना कहीं अप्रूवल थी। जब दुनिया के अंदर सीजी ने उसको उस क्लिप के बारे में वो अपबीट हुआ, और एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट। चाइना की मे बी चाइना जस्ट डिसाइडेड कि यार ये हमसे शायद, हमारे चाइना क्या है ना, देखो चाइना बहुत क्लोज उसमें काम करता है, मतलब अपनी पॉलिसीज और अपने उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो दुनिया को नहीं बताते। वो वाले नहीं है कि पहले अपडेट हो जाएंगे किसी भी चीज को लेके। और तभी वो जो क्लिप थी ना वो बड़ा अननेचुरल सा लग रहा था कि यार इट इज नॉट चाइना, और वो हाइप क्रिएट हो गया, यू नो तो एक सिग्नल जाने लगा कि यार चाइना इज प्रो क्रिप्टो। वो क्लिप हटा दी गई, बट
बुक क्लिप हटाने का मतलब ये नहीं है कि जो चल रहा है दे वांट टू जस्ट कीप इट बिलो द कवर। हांगकांग के अंदर जो चीजें हो रही हैं, आई एम 110% श्योर चाइना की बिना अप्रूवल के नहीं हो रहा है। चाइना का पैसा भी उस इकोसिस्टम में जा रहा है थ्रू हांगकांग। और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक चाइना इज स्लोली स्लोली गेटिंग ओपनिंग द डोर्स ऑफ वेब 3। मे बी चाइना के इंटरनली उनको ये फील हो रहा होगा कि क्रिप्टो इज हेयर टू स्टे, यूएस इज हॉस्टाइल अगेंस्ट क्रिप्टो, फॉर अस इट कैन प्रूव टू बी एन अपॉर्चुनिटी। कोई चीज जो यूएस अपने यहाँ से निकाल रहा है तो चाइना विल सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार चाइना स्मार्ट है, इस तरीके से वो खेल रहा है कि अपने जो लोग हैं उनको क्रिप्टो में एंट्री नहीं दे रहा है। अपने यहाँ पे वो एकदम इकोसिस्टम को ओपन नहीं कर रहा है, हांगकांग के थ्रू कर रहा है। गेम को समझो। वो क्या चाह रहा है कि जो रिटेल सेगमेंट है चाइना का वो एंट्री ना ले। वो चाह रहा है कि जो एचएनआईज हैं या बैंक्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर उनको एक्सपोजर लेना है क्रिप्टो में, वो हांगकांग के थ्रू एनरूट कर रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। उससे दो राइट। चीजें और उससे 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 दो चीजें कर ली उन्होंने। एक अपने रिटेल यूजर को सेफगार्ड कर लिया। रिटेलर का विश्वास चाइनीज चाइनीज करेंसी और चाइनीज गवर्नमेंट से डगमगाए ना, और खुद जो पैसा है उसको हांगकांग के थ्रू एनरूट कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझो जैसे जापान तुम गए थे, टोक्यो गए थे, तो जापान के अंदर वो इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा कि जापान ने ये कानून बना दिया कि आईसीयू करो। प्रणव अगर जापानीज है तो उसको बोल दिया कि तुम आईसीयू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईसीयू के अंदर किसी भी जापानीज से पैसा नहीं लेना है, बाहर वालों से ले लो। इसका मतलब क्या समझो। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि खुद के देश वालों का उल्लू मत बनाओ। अगर तुम्हें वाकई तुम फॉल भी कर गए, अगर तुम्हारा स्टार्टअप फेल भी हो गया, तो पैसा जापानीज का नहीं मरेगा, पैसा मरेगा दूसरे वालों का। और तुम तो डॉलर लेके आ रहे हो ना अंदर देश में। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे चाइना की लग रही है कि अपने मासिस को बचाओ और इकोसिस्टम में पैसा लगाओ हांगकांग के थ्रू। वाह, ये एक बहुत ही यूनिक व्यू है काशिफ भाई। ऐसे व्यूज सिर्फ आपको आ सकते हैं बिकॉज यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। किसी को अगर मैं सच में बताऊं, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि जापान के अंदर भी सिर्फ 10 ही क्रिप्टो करेंसीज है जो लिस्टेड है, और वो 10 वो करेंसीज जो बहुत सालों से एग्जिस्ट करती हैं। ऑन द अदर हैंड, चाइना भी कोशिश कर रहा है कि अपने रिटेल को बचाए। और क्रिप्टो में हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के पैसे डूबते हैं तो हमेशा रिटेल होता है। जो कुछ 5-10 लोग होते हैं जो इनिशियली कंपनी में आते हैं, उसको पंप करते हैं, वो हमेशा पैसे बना के जाते हैं, वो हमेशा अच्छे पैसे कमाते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं A16Z और ये सब, वो भी बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। यूनिस्वैप में जब A16Z ने एंटर किया था तो एक $0.01 के यूनी टोकन पे एंटर किया था और $40 पे एग्जिस्ट किया। आपको $40 में यूनिस्वैप दिलवा और अभी $5 पे यूनिस्वैप बैठा है। एक तरह से रिटेल इज ऑलवेज एट अ लॉस, और ये बात चाइना और जापान को समझ आ गई है। एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द रिटेल फ्रॉम ऑल द क्रिप्टो करेंसी स्पेकुलेशन दैट एग्जिस्ट। और वो एचएनआईज और सबको बोल रहे हैं कि यार, अगर तुमको इस पर्टिकुलर चीज को एक्सपैंड करना है तो आप करो अपने जरिए से, बस यहाँ पे ट्रेड मत करो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू है। प्लस अगर आप देखो तो कुछ चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब चाइना में उन्होंने काफी अच्छा यूजर बेस भी बनाया था। प्लस उनने चाइनीज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी पार्टनरशिप की थी, जैसे कॉन्फ्लक्स। वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उन्होंने हांगकांग में पूरा अपना सेटअप कर लिया है। एंड इट्स अ L1 चेन बेस्ड आउट ऑफ, इट्स अ L1 चेन विच इज वेरी ग्लोबल, पर उनकी अधिकतर प्रेजेंस चाइना में। वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्लक्स को खुद ऐसा बोला जाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट, अगर ये मैं आई एम नॉट रीडिंग फ्रॉम देयर वेबसाइट कॉन्फ्लक्स की, बट आई एम रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल्स की कॉन्फ्लक्स को खुद चाइनीज गवर्नमेंट काफी प्रमोट करती है। तो वो अपने आप में बढ़ रहा है। तो एक अपने मतलब इट्स अ विज ए विज कि चाइनीज गवर्नमेंट वेब3 को प्रमोट कर रही है, चाइनीज गवर्नमेंट नॉट रिटेल बट रादर अदर एचएनआईज को प्रमोट कर रही है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके कारण चाइना से जो निकल के आए प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने आप में एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि चाइना गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि हमारी इकोनॉमी भी बढ़े, डॉलर भी जो हमारा जो रिजर्व करेंसी है वो भी बढ़े, वेब3 के अंदर हम पीछे भी ना जाए, और हमारा जो रिटेल है
वो भी कभी लाइक उसकी भी कभी प्रॉब्लम ना हो। और इसीलिए उन्होंने एक व्हाइट पेपर भी निकाला है। अब वो व्हाइट पेपर को लेके काफी लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। काशिफ, आपको क्या लगता है चाइना का जो व्हाइट पेपर है, व्हाट डज दैट मीन ऑन Web3? Yeah, so I think it's a great news because they've used the word Web3 innovation and development. But China, like any other nation, is pro ecosystem that they can control. ठीक है, so उसमें भी they will be allowing crypto ecosystem that flourishes from their uh, land, and they might not say they might not allow ecosystem जो कि completely decentralized है, जैसे कि Ethereum है, या कल को जैसे बिटकॉइन के ऊपर ऑर्डिनल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो ये अभी ना बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है वो। इसे वेब 3 का नाम सुन के वी शुड नॉट गेट अप बी अपबीट अबाउट इट। व्हाट आई फील, जो मैंने थोड़ा थोड़ा उस डॉक्यूमेंट को स्टडी किया है, कि दे हैव पर्टिकुलरली यूज द वर्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स, इन सब के बारे में बात जरूर करी है। बट नोइंग चाइना, चाइना की कभी भी वो ऐसी चीज को फ्लरिश नहीं होने देगी जिसपे उसका कंट्रोल ना हो, राइट। अगर चाइना सबसे पहले कभी अपबीट होगा ना, मैं उस दिन मानूंगा अपबीट कि जिस दिन वो वापस से माइनर्स को बोलेंगे कि भैया अब एनीबडी कैन माइन बिटकॉइन फ्रॉम चाइना। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार, ये अब ना दे थिंक दैट इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, लेट्स अलाउ इट टू फ्लरिश। बट या इट्स ऑल इन ऑल, when they are at least talking about non-custodial wallet, they are talking about Web3 projects, they are talking about decentralization to a certain extent. All in all, it's a good news. But हम सबको पता है कि चाइना बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। या we'll have to see what happens। इतना ज्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए। लास्ट खबर यही है कि जो लेजर की जो इशू हो रहा था इतने दिनों तक रिलेटेड टू इट्स रिकवरी, और क्या सेल्फ कस्टडी वॉलेट सच्ची में सेल्फ कस्टडी है, क्या प्राइवेट की निकल सकती है आपके लाइक फर्मवेयर के साथ। तो लेजर ने जो फर्मवेयर अपडेट करने की बात की थी, जिसके बाद आप अपनी जो प्राइवेट की है उसको बाहर निकाल सकते थे और 3 कस्टडी के पास रख सकते थे, वो अपडेट उन्होंने फॉर नाउ डिले कर दिया है। एज पर देयर सीईओ जो आया था लाइव इस बात को कहने के लिए, उसने बोला कि हम इसको ढंग से डिलीवर नहीं कर पाए, उसके कॉम्स ढंग से नहीं बात कर पाए, इसलिए वी आर लाइक वी आर गोइंग अगेंस्ट इट। प्लस एक हमने ये गलती की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था लेजर वॉलेट, लेजर नैनो एक्स, जो कि एक अच्छा उनका प्रीमियम प्रोडक्ट था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज के अंदर हमने लाया उसको। अगर हम कोई ऐसे वॉलेट के अंदर लाते जो नया नया आया था, जैसे लेजर रिकवर के नाम से एक नया प्रोडक्ट बनाते और उसके अंदर इस चीज को लाते, तो वही लोग खरीदते जिनको इससे प्रॉब्लम नहीं होती। एंड दैट्स व्हाई वी विल बी रीथिंकिंग ऑन आवर स्ट्रेटजी एंड कमिंग बैक विद इट। बट फॉर नाउ जो हमारा अपडेट था लेजर रिकवर, वो हम नहीं करेंगे। ये पावर होती है कम्युनिटी की, ट्विटर के अंदर, क्रिप्टो ट्विटर के अंदर। अगर कम्युनिटी अगेंस्ट हो जाए तो एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी को भी वो बोल देती है रिवर्ट करने के लिए चीज़ों को। हमने देखा आर्बिट्रम में भी ऐसा हुआ और इसमें भी ऐसा होता हुआ हमको दिख रहा है। सो इन जनरल दिस इज अ न्यूज़ दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट मैटर्स। राइट, चलिए, आई थिंक आज हमने डेप्थ में कवर किया है, एक्सचेंजेस को डेप्थ में कवर किया है, और जो रिमेनिंग न्यूज़ है, आई एम श्योर आपको आज का जो अपडेट्स हैं आपकी फेवरेट एक्सचेंज के बारे में, उसका रनवे के बारे में पता लगा। अगर पता लगा और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और बने रहिए वेब3 की दुनिया के साथ एक नए एपिसोड में। थर्सडे को किसी न किसी नई पर्सनालिटी को हम साथ में लेके आएंगे। ऑलराइट, चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।